आपके बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खोला गया। क्या ये मजाक नहीं था आपके बच्चों की शिक्षा भविष्य के साथ? क्या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? हमारे बिहार के छात्र हैं, हमारे बिहार के टीचर हैं, क्या कोटा की व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं हो सकती? तो हमारे राज्यों में क्या फैक्ट्री नहीं खोली जा सकती? और मैं भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी प्रेरित हुई हूँ कि सभी समाज के लोगों को बराबर का अधिकार देना उनकी जनसंख्या के हिसाब से। तो दूरदर्शी नेता की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जो विपक्ष जिस चीज़ को लेके उड़ रहा था, जातिवाद, उसका तोड़ एक ही बार में निकाल के रख दिया। आपको मैं कह देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 2025 में अगर प्रशांत भाई का ऐसा सोच है और ऐसा सिद्धांत है कि अगर 2 सीट से भी हम पीछे रह जाते हैं और सरकार को नहीं बना पाते हैं तो वो गठबंधन तो करेगी नहीं। उनका अपना खुद का सिद्धांत है और प्रशांत भाई में ये है कि जो वो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़ और मैं हूं रत्नेश कुमार। और किसी भी संस्था में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं के सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, ये उस संस्था के महिलाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। और हमारे साथ आज उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जो कि महिला रहते हुए क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है इन्होंने। वर्तमान में ये मुखिया हैं रुपौली के बसंतपुर चिंतामणि पंचायत की। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सोनी सिंह जी। स्वागत है सोनी जी आपका टेलीस्कोप न्यूज़ पे। बताइए कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपने तो बहुत काम किया है, आप यहाँ के मुखिया भी हैं, तो किस प्रकार का अनुभव रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे पंचायत में। महिला सशक्तिकरण के रूप में अगर मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूँ तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी पीछे हैं, महिलाएं जो है राजनीतिक क्षेत्र में। और मेरी ये कोशिश रही कि महिलाएं जो है अपने अधिकार के बारे में जाने, किसी भी क्षेत्र में उनके क्या अधिकार है। जैसे कि आज जो है हर घर में देखती हूँ पुरुष जो है वो बाहर रहते हैं, महिलाएं अकेले रहती हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो, बच्चे का नाम कटवाना हो, या नए राशन कार्ड को बनवाना हो, या फिर जो छोटी मोटी विधवा पेंशन हो, या फिर बैंक का जो भी कामकाज है, उसके लिए वो ब्लॉक जाने से डरती है। उन्हें हमेशा ये दूसरे को तीसरे को पूछती रहती है कि हम किनका सहारा ले क्या करें। चलो मैं तो मुखिया हूँ तो अपने गाड़ी में बैठा के उनको लेके जाती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी चिंता होती है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। इसका कहीं ना कहीं कारण ये रहता है कि वो इतनी जागरूक नहीं है, ना इतनी शिक्षित है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उनके अधिकारों के बारे में बताऊं और उनको जागरूक करूं। आपने अभी वर्तमान में जो है जनसुराज ज्वाइन किया है, और प्रशांत किशोर अक्सर कहते भी हैं कि महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी की बात को लेके, हालांकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों का किया है, समावेश किया है कि उसके हिस्सेदारी जो है जनसंख्या के हिसाब से होगी। तो महिलाओं को लेकर जनसुराज का क्या रुख है और आप अपने आप को उसमें कहाँ पे पाते हैं? हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा। मैं भी 3 महीने पहले जनसुराज को ज्वाइन की हूँ। प्रशांत किशोर जी का जो एक ऊर्जावान उनका सोच है, उनका जो लक्ष्य है वो काफ़ी क्लियर है। और मेरे मन में भी था कि महिला को वो मतलब अपने पार्टी में स्थान देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर महिलाओं की स्थिति को आप देखते हैं, भागीदारी को आप देखते हैं तो बहुत कम है। लेकिन प्रशांत भाई ने हमें अधिकार दिया है, भागीदारी भी दी है। पूरे मतलब बिहार में वो 40 सीटें देंगे हम महिलाओं को। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात रही, और जितनी भी महिलाएं हैं जो राजनीति में भागीदारी बनना चाहती हैं उनके लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। चुनाव जो आने वाले हैं 2025 में विधानसभा चुनाव, तो बिहार में क्या आप लड़ रहे हैं? जनसुराज जो है चुनाव लड़ रही है पूरा बिहार में? तो 243 सीटों पे हमारी जनसुराज पार्टी लड़ रही है। और आपको मैं कह देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 2025 में अगर प्रशांत भाई का ऐसा सोच है और ऐसा सिद्धांत है कि अगर 2 सीट से भी हम पीछे रह जाते हैं और सरकार को नहीं बना पाते हैं तो वो गठबंधन तो करेगी नहीं। उनका अपना खुद का सिद्धांत है, और प्रशांत भाई में ये है कि जो वो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका अभी 28 जुलाई में उनको देखा मैंने, उनका जिस तरह समिति का गठन किया उन्होंने, चुनाव समिति का गठन, तो उन्होंने प्रत्येक समुदाय को बराबर का मौका दिया है। उसमें 7 सदस्य कोई मुस्लिम समुदाय के हैं, कोई सवर्ण समुदाय के हैं, कोई यादव समुदाय के हैं, तो कोई अति पिछड़ा, तो कोई दलित समुदाय की महिला है। तो ये चीज़ उनके काफ़ी अच्छी लगी, और मैं भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी प्रेरित हुई हूँ कि सभी समाज के लोगों को बराबर का अधिकार देना उनकी जनसंख्या के हिसाब से। तो आप प्रशांत किशोर को दूरदर्शी नेता मानते हैं? प्रशांत किशोर जी को हम दूरदर्शी नेता नहीं मानेंगे तो किस मानेंगे? अभी भारत में तकरीबन दक्षिण के राज्यों को तकरीबन 11 मुख्यमंत्री को बनाने में उनका हाथ रहा है। उनके जो
योजनाएं रहती हैं, ज़मीनी स्तर पर उन्होंने जो योजनाओं को देखा है, यकीन मानिए पत्रकार साहब कि गांव के जो पंचायत के मुखिया और सरपंच रहते हैं, जो ज़मीनी तौर से जुड़े हुए रहते हैं, उतनी भी नहीं पता उनको कि गांव की समस्याएं क्या है। उन्होंने एक युवा संगठन का बोला करने के लिए कि गठन कीजिए। उसके अंदर युवाओं को बताया गया कि आप जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या राशन कार्ड से जुड़ी हुई या पेपर से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए। आपको अगर नेता बनना है तो शुरुआती तौर पे तो इतने ज़मीनी तौर से जुड़े हुए योजनाओं को कौन जानता है और कौन समस्या को समझ सकता है। और मतलब बिहार की अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं जातिवादी के नाम पर ये हावी हो चुके हैं लोग। जितने भी विपक्ष है उनको ये रहता है कि हाँ जातिवाद के नाम पे हम जीत जाएंगे। तो जाति के नाम पे भी प्रशांत किशोर भाई जो है इतना अच्छा तोड़ निकाला है कि हमको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। और प्रशांत किशोर भाई में ये है कि उन्होंने जो कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। वो दलित समुदाय का ही कोई मुख्यमंत्री बने या फिर मुस्लिम समुदाय का ही बने या फिर अति पिछड़ा समुदाय से बने, जो उस काबिल है कि हाँ वो मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं वो बनेंगे। तो दूरदर्शी नेता की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जो विपक्ष जिस चीज़ को लेके उड़ रहा था, जातिवाद उसका तोड़ एक ही बार में निकाल के रख दिया। ये तो है कि जातिवाद की राजनीति जो है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे करती हैं, बिहार में या देश के अन्य भागों में भी करती हैं, लेकिन वो जातिवाद जो है वो परिवारवाद बन के रह जाता है और सभी समुदायों को इसका समुचित लाभ नहीं मिलता है, जिसके लिए कि बदनाम भी होते हैं लेकिन काम नहीं होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। अभी देखिए, अब क्लियर रूप में बताऊं तो राजद को देख लीजिए। उनका कहना है कि MY समीकरण हमारा है। चलो ठीक है, मुस्लिम समुदाय के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वो आप में जुड़े हुए हैं, आपको वोट देते। नहीं तो आपके ही पार्टी में हमारे मुस्लिम भाइयों को कितनी भागीदारी मिली आप बताइए। तो क्या राजद में कभी ऐसा होगा कि आपके पार्टी का नेतृत्व एक मुस्लिम भाई करेंगे? लेकिन आपको तो प्रशांत किशोर भाई ने तो कहा है कि जन स्वराज पार्टी का दल का जो नेतृत्व है 5 साल होगा, 5 साल में 1 साल मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिलेगा मौका नेतृत्व करने का। तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कितना गर्व की बात हो जाएगी कि उन्हीं का एक मुस्लिम भाई जो है वो हमारे पूरे बिहार के दल का नेतृत्व कर रहा है, कल को मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या आप किसी और पार्टी से ये संभावना आप कर सकते हैं, ये उम्मीद लगा सकते हैं? लेकिन हमारे प्रशांत भाई साहब ये उम्मीद लगा सकते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि बिहार जो है अगले 10 वर्षों में भारत के अन्य जो है अग्रणी राज्य जो है उन कतारों में बिहार भी होगा? देखिए, 2020 में जो कोरोना काल था, मेरे मन में भी एक सवाल था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स कभी नहीं करती, ना ही पार्टी में आना चाहती थी, क्योंकि मेरे नज़र में कोई भी पार्टी ढंग की थी ही नहीं। लेकिन 2020 में मैंने कोरोना काल में देखा कि हमारे मजदूर भाइयों का इतना उपहास उड़ाया जा रहा है। आपको पूरे दुनिया में था कि बिहार के मजदूर, गर्भवती महिलाएं पैदल आ रही हैं, रास्ते में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो लड़की है वो अपने पिता को 5000 किलोमीटर साइकिल पर लेके आ रही है, कहीं पर ट्रक उलट रहा है, कहीं पर कितने सारे मजदूर मारे गए। तो केंद्र सरकार का काम था राज्य सरकार के ऊपर दोष लगाना और राज्य सरकार का काम था केंद्र सरकार की तरफ दोष लगाना। लेकिन क्या किसी ने आगे बढ़ के बिहार के मजदूरों के बारे में सोचा? क्या सहायता तो छोड़िए, कम से कम कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि हाँ प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए ऐसे कौन सा काम किया जाए, ऐसे कौन से उद्योग लाए जाए, ऐसी कौन सी योजनाएं लाई जाए कि हम दूसरे राज्यों की तरह अग्रणी क्षेत्र में मतलब राज्य में आए। और मतलब स्वतंत्रता के बाद तो था हमारा बिहार अग्रणी राज्यों में, लेकिन ऐसा क्या हुआ 35-40 सालों में कि हम इतने पीछे जा चुके हैं? कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी अन्य पार्टियों के द्वारा। जो अभी नहीं तो हमारे लिए तो चरवाहा स्कूल खोले जाते थे हमारे यादव समुदाय के, जो मैं कहूँगी भाइयों से कि आप ही कहते हैं कि राजद आपकी पार्टी है। कैसे आपकी पार्टी है? आपके बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खोला गया। क्या ये मजाक नहीं था आपके बच्चों की शिक्षा भविष्य के साथ? क्या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? हम ये जदयू में अगर नीतीश कुमार जी से भी हमने थोड़ी सी आशा रखी थी कि चलो पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आप देख सकते हैं सबसे बदहाल हमारा बिहार है। लेकिन हाँ, प्रशांत भाई में वो सारे मुद्दों को लाए हैं, उनके पास ये समझ है, वो काबिलियत है, वो सोच है कि वो ऐसी योजनाओं को लेके आ सकते हैं, उद्योग के बारे में सोच सकते हैं, फैक्ट्री के बारे में सोच सकते हैं, ताकि पलायन मजदूरों को रोका जाए और हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर बनाने का काम हमारे प्रशांत भाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या विजन है जनसुराज का कि जिसके आधार पर कहते हैं बिहार जो है वो अवश्य ही बढ़ेगा? अभी हाल ही में हमें सांसद में हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि मंत्रालय, अभी भारत में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की सत्ता है, तो कहीं ना कहीं जदयू का पूरा समर्थन है कि उनका सांसद, हमारे बिहार का सांसद जो है सपोर्ट में थी। तो मंत्रालय में जगह अभी प्रशांत भाई ने कहा कि मंत्रालय में हमने जगह माना कि हमें कौन सा मंत्रालय चाहिए, लेकिन क्या बिहार के हर एक जिले में एक फैक्ट्री नहीं खोली जा सकती है?
क्या कारण है? ज़मीन तो वही है ना, जैसे दूसरे राज्यों में ज़मीनें होती है, वहाँ के वर्कर्स होते हैं, तो हमारे राज्यों में क्या फैक्ट्री नहीं खोली जा सकती? ये एक सबसे बड़ी बात है। और शिक्षा की अगर बात करें, कोटा में जाते हैं, सभी पढ़ते हैं, हमारे बिहार के ही छात्र हैं, हमारे बिहार के टीचर हैं, क्या कोटा की व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं हो सकती? बल्कि हमारा बिहार तो वो राज्य है जहाँ पे आईपीएस अधिकारी सबसे ज़्यादा बनकर जाते हैं, सबसे बड़े गणितज्ञ यहाँ से निकले, सबसे बड़े साइंटिस्ट यहाँ से निकले, अच्छे अच्छे राजनीतिकार यहाँ से निकले, राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति यहाँ से निकले हैं। तो हमारी बिहार की नींव तो अच्छी है और यहाँ की समझदारी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन जो होता है ना नेताओं के द्वारा मिलता है, वो डायरेक्शन हमें नहीं मिला है। तो इसमें प्रशांत किशोर भाई में ये है कि जब वो दूसरी पार्टियों को सहायता देकर उनको जिता सकते हैं, अमेरिका और अफ्रीका जैसे राज्यों देशों में जाकर, विदेश कंट्रियों में जाके अगर वो वहाँ के राजनीतिक दलों को बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो बिहार है, तो यहाँ के बेटे यहाँ के लिए तो ज़रूर वो करेंगे। और उन्होंने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के अगर वो पद यात्रा के दौरान गली गली में जा रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, टूटे हुए रोडों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं बारिश में खड़े होके, तो उनके दिल में ये है कि हमारे बिहार को वो एक नई व्यवस्था, एक नई सुधार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिनका साथ हम सभी दे रहे हैं। क्या जनसुराज में सभी वर्गों के लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं अभी वर्तमान में? हाँ, मैंने देखा है, 28 जुलाई को मैं गई थी वहाँ पे बापू सभागार में, मैंने देखा है सभी समुदाय के जो भी पढ़े लिखे हैं या फिर कम पढ़े लिखे युवा है, क्योंकि वो उस टाइप की परिस्थिति तो थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हाँ ज़्यादा ग्रेजुएशन या फिर कुछ कर सके। वो सारे जो युवा है, जो प्रवासी मजदूर है या फिर जो कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे युवा, तो 100 में से 80% जुड़ चुके हैं, जो जनसुराज को थोड़ा सा भी जानती है, उनके मोटिव को जानती है। और बहुत सारे लोग, महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित दिखी, महिलाएं भी काफ़ी थी वहाँ पे, वो भी काफ़ी उत्साहित थी कि हाँ मौका मिल रहा है उनको, और सारे वर्ग के लोग जुड़। तो इस बार लग रहा है कि चुनाव में जो है वो जनसुराज अच्छा कर पाएगी इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में? डेफिनेटली अच्छा कर पाएगी। वो कहते हैं कि जब आंधी चलती है ना, तो उड़ने वाले को पता नहीं चलता कि आंधी में हम उड़ने वाले हैं, तो इसलिए विपक्ष अभी शांत बैठी, लेकिन जनस्वराज जो है वो 2025 में काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। वो तो देखेगी, पूरा भारत देखेंगी। काफ़ी दूसरे दलों से भी जो है लोग आ रहे हैं इसमें, काफ़ी त्यागपत्र देके लगभग सभी पार्टियां, प्रमुख पार्टियां जितनी हैं वो छोड़कर आ रहे हैं जनसुराज में लोग। जी हाँ, अभी मैंने 3 महीना पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने 15 दिन के अंदर देखा तकरीबन 36 ऐसे नेता थे जो दूसरे दलों से आए डिजाइन देखे। अभी हमने जनसुराज की बातें की, प्रदेश की राजनीति के बारे में बातें की, अब आते हैं आपके क्षेत्र रुपौली विधानसभा। रुपौली विधानसभा में आप क्या देखती हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे मुख्य रूप से, और आपके हिसाब से उसका क्या जो है सॉल्यूशन होना चाहिए? पहले तो बिजली की समस्या है, और दूसरी जो है महिला डिग्री कॉलेज की, जो यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़की हो चाहती कि डिग्री कॉलेज हो, और विजय लालगंज से जो कुर्सेला है वहाँ पे रिंग बांध की समस्या है, इसकी समस्या का निवारण होना चाहिए। बाढ़ की समस्या? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए। और इसी प्रकार जो है हम दूर दूर तक पहुंचेंगे, सुदूर के क्षेत्रों में पहुंचेंगे, हर एक विधानसभा जाएंगे और वहां पर इसी तरह चुने हुए लोगों से जो है आपकी मुलाकात करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।